बिहार में उस समय जंगल राज अपने किस चरम पे था, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर अपनी पूरी फैमिली को नहीं बचा पाए। चंपा विश्वास 2 साल तक रेप और उत्पीड़न का शिकार होती रही, लेकिन वो चुप रही क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पति और उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए। मामले ने तूल तब पकड़ी जब इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम आया। सुशील कुमार मोदी जो भाजपा के कद्दावर नेता थे, उन्होंने जब 1998 में इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को लोगों के सामने लाके रखा तो पूरे बिहार में भूचाल सा आ गया। लोअर कोर्ट ने इस मामले में मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा सुनाई, जबकि उनकी मां आरजेडी की विधायक जो थी हेमलता यादव, उनको 3 साल और 120 दिन की सजा सुनाई गई। लेकिन 2010 में पटना हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही पलट के रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज सिंह और काले किस्से के आज के एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम काला किस्सा सुनेंगे मृत्युंजय यादव और चंपा विश्वास का। ये फेमस केस है और आई एम वेरी श्योर कि आप में से लगभग बहुत सारे लोगों ने ये केस पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। मतलब तमाम तरह के वीडियोस और मतलब मटेरियल्स अवेलेबल हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप इस केस को बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आज के इस एपिसोड में मैं कई सारी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस केस से जुड़ी, जो शायद इससे पहले आपने नहीं पढ़ी होंगी, नहीं सुनी होंगी, और वो भी सबूतों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं ये काला किस्सा मेरे साथ। इस काले किस्से की शुरुआत होती है 2 सितंबर 1995 को, जब चंपा विश्वास अपने पति बीबी विश्वास, जो कि 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे, उनके साथ पटना के बेली रोड पे स्थित 53/60 जो उनका सरकारी क्वार्टर था, उसमें रहने आती है। सेमी कंपाउंड में हेमलता यादव भी रहती थी और उनका बेटा मृत्युंजय यादव भी रहता था। सबसे पहले जो शुरुआत होती है इनके बीच के प्रॉब्लम्स की, वो शुरू होती है तब जब जो चंपा विश्वास है वो सर्वेंट क्वार्टर में जो पहले से एक सर्वेंट रह रही थी, रीटा गुप्ता जिनका नाम था, उनको हटाने की कोशिश करती हैं। और तब जो है जो कि क्योंकि वो उसकी जगह पे अपनी एक मेड जो है वो शेफाली, उसको रखना चाहती थी, लेकिन तब हेमलता और मृत्युंजय उनको ऐसा नहीं करने देते और वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत उनमें कहासुनी होती है। और कहीं ना कहीं चूंकि वो लोग पहले से रह रहे थे, तो वो जो रीटा है वो वहीं पे रहती है। मतलब इनमें पहले दिन से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आनी शुरू होती है जब 5 दिन बाद। दरअसल 5 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर 1995 को जो है रीटा जो है वो आती है और चंपा विश्वास से कहती है कि आप चलिए सर्वेंट क्वार्टर को देखिए, कितनी इसकी बुरी हालत है। मतलब वो एक तरीके से उनको कन्विंस करती है और चंपा जो है उनके साथ, रीटा के साथ चली जाती है उनके सर्वेंट क्वार्टर में। अब सर्वेंट क्वार्टर में जो है जैसे ही वो घुसती हैं, उनको दिखता है कि वहां पे हेमलता यादव भी बैठी है, मृत्युंजय यादव जिनका मतलब बबलू यादव भी जिनका नाम है, वो भी बैठे हुए हैं, और शेफाली भी है मेड, और एक आधा और लोग भी हैं जो वहां पे हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बातचीत होनी शुरू होती है और उसके बातचीत मतलब नॉर्मल थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो बैठती है चंपा विश्वास, और उसके बाद थोड़ी बहुत उनसे बातचीत होती है। और अचानक से कुछ सिचुएशन इस तरीके से बनता है कि मृत्युंजय यादव और चंपा विश्वास को छोड़कर बाकी सब लोग फटाक से जो है वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर आ जाते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अब सर्वेंट क्वार्टर जो है वो मतलब सिंगल डोर और सिंगल विंडो वाला रूम जनरली है ये, तो वहां से उनके कुछ निकलने का नहीं होता चंपा विश्वास का। और उसके बाद क्या होता है कि मृत्युंजय यादव जो है वो चंपा विश्वास के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जैसा ये सारे जो बयान जो मैं अभी आपको दे रहा हूं, ये सारा बयान जो है वो चंपा विश्वास का ये बयान है जिन्होंने वो दिया है। मैं उन्हीं के बयान को कोट कर रहा हूं और ये बाकायदा जो है ये मतलब जो कोर्ट की हियरिंग्स है या डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सब कुछ ये एज इट इज है जैसा कि मैं बता रहा हूं। तो वापस इंसिडेंट पे आते हैं कि
चंपा विश्वास के अनुसार बबलू यादव जो है, मृत्युंजय यादव, वो उनका रेप करते हैं और वो इन सिचुएशंस में जो है वो बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है और तो देखती हैं कि दरवाजा खुला हुआ है, कोई नहीं है, एंड फिर वो अपने परेशान होती हैं, अपने घर जाती हैं। देन वहाँ पे हेमलता यादव जो है वो आती हैं और उन्हें समझाती हैं कि इस मामले में तुम्हें चुप्पी साधनी होगी, अदरवाइज तुम और तुम्हारी फैमिली को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाएगा। साथ ही वो इस बात के लिए भी धमकाती हैं कि तुम ये अगर बोलोगी तो तुम्हारी जो है वो न्यूड फोटोग्राफ्स, वीडियोस वगैरह बना लिए गए हैं, तो तुमको जो है वो बदनाम कर दिया जाएगा और जिंदगी तुम्हारी तहस नहस कर दी जाएगी। उस वक्त जो है चंपा विश्वास अपना मन मार के, अपना जुल्म सह के चुप रह जाती हैं। लेकिन जब इंतहा तब और हो जाती है जब अगले ही दिन यानी कि 8 सितंबर को एक बार फिर से बबलू यादव उर्फ मृत्युंजय यादव उनके घर में घुस आते हैं, जिनके साथ उनकी माँ भी होती है, और वो उनको बोलती हैं कि चंपा विश्वास से बोलती हैं कि मेरा जो बेटा है वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारा दीवाना हो चुका है, तो तुम इसके साथ ही रहो। वैसे भी तुम्हारा पति जो है वो बुढ़ा हो चुका है, किसी काम का नहीं है। और साथ ही वो चंपा विश्वास को इस बात का भी लालच देती हैं कि अभी मैं विधायक हूं, एक अच्छे पद पे हूं, समाज कल्याण विभाग में वो जो एडवाइजरी बोर्ड थी वो उसकी चेयरमैन थी। तो उनका ऐसा मानना था कि धीरे धीरे मेरी पोजीशन जो है वो ऊपर जा रही है, अच्छी हो रही है, और धीरे धीरे मैं मंत्री बन जाऊंगी और तुमको भी कहीं ना कहीं मैं अच्छे लेवल पे सेट कर दूंगी। उस समय जो है हेमलता यादव जो थी वो एक नॉर्मल विधायक नहीं थी, बल्कि जो लालू यादव का परिवार है उनसे उनकी घनिष्ठता बताई जाती है। इनफैक्ट मृत्युंजय यादव ने तो एक बुक भी लिखी थी लालू यादव पे, तो कहीं ना कहीं उनकी घनिष्ठता थी, पावर भी था कहीं ना कहीं जो दिख रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात चंपा विश्वास के सामने रखी। हालांकि ये बात सच थी कि चंपा विश्वास और उनके पति बीबी विश्वास की उम्र में काफी लंबा फासला था, मतलब 23 साल का गैप था। साथ ही वो इतने अट्रैक्टिव भी नहीं दिखते थे। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय न सिर्फ अट्रैक्टिव दिखता था बल्कि बहुत पढ़ा लिखा भी था, मतलब दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलने वाला विद्यार्थी था और छात्र संघ का नेता भी था। मतलब बहुत अच्छी खासी ख्याति थी, हैंडसम भी दिखता था। माता जी तो जो थी वो विधायक थी, अध्यक्ष थी एडवाइजरी बोर्ड में। राजद परिवार जो है, लालू जी का परिवार, उनसे इतना अच्छा घनिष्ठ संबंध था उनका। मतलब एक आप कह सकते हैं कि बड़ा ही लुभावना ये ऑफर था, लेकिन चंपा विश्वास ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मृत्युंजय ने एक बार फिर से उनका रेप किया, उनके वीडियोस बनाए, उनके न्यू फोटोग्राफ्स लिए और एक बार फिर से वही धमकी दी कि अगर तुमने मुंह खोला, किसी को भी ये बात बताई, तो तुम्हारी पूरी फैमिली को बदनाम कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और यही कारण था कि चंपा विश्वास एक दिन पहले की तरह फिर से चुप रह गई। लेकिन तब उन्हें भी इस बात का आइडिया नहीं रहा होगा कि जो उनकी चुप्पी है, उस दिन की चुप्पी वो इतना विकराल रूप ले लेगी कि उनके साथ साथ उनके पति और उनके परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनकी जिंदगी जो है वो नर्क से बदतर बन के रह जाएगी। क्योंकि इसके बाद मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू यादव मतलब एक तरीके से मनमानी पे उतर आया। अब उसको जब दिल करता था वो घर में घुस जाता था, चंपा विश्वास के साथ मनमानी कर लेता था। और ये सब कुछ अब सिर्फ घर तक ही सिमट के नहीं था, अब वो चंपा विश्वास को घर से बाहर भी लेके जाने लगा था। घर से बाहर जैसे एक सिलाई सेंटर था, वहाँ उसने एडमिशन करा दिया था। एक प्रशिक्षण केंद्र था, वहाँ भी वो ज्वाइन करवा दिया था, ताकि इसी बहाने वो बाहर जाए, उसको वो खुद ही लेके जाता था या मिल जाती थी, और वहाँ वो चंपा विश्वास का एडवांटेज लेता था। इसके साथ ही एक और जगह थी, मृत्युंजय के एक फ्रेंड है, उसका मेडिकल स्टोर था, उसके पीछे एक कमरा बना हुआ था, वहां भी मृत्युंजय लेके जाता था और वहां भी चंपा का शोषण किया जाता था। अब चलते फिरती एक ज़ॉम्बी की तरह जिंदगी जी रही थी चंपा विश्वास, लेकिन इतनी हिम्मत साहस नहीं थी कि वो ये बात अपने पति या किसी को भी बता सके। इनफैक्ट मतलब अब वो सुन्न सी पड़ने लगी थी, जबकि मृत्युंजय अब रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट इतने लगातार
जो रेप हो रहे थे उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट तक हुई। 1996 में जब वो वेस्ट बंगाल गई थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। उस समय वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई जहाँ पे मतलब ढेर सारी ब्लीडिंग के बाद एक अबनॉर्मल बच्चा जो है बेटी उसने जन्म लिया, जो कि मरी हुई थी, ऑब्वियसली अबनॉर्मल थी। उसको क्रीमेट किया गया, लेकिन क्योंकि उस वक्त भी उनको इस बात का अंदाजा था, चंपा विश्वास को, कि मृत्युंजय नहीं रुकने वाला, उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपनी नसबंदी करवा ली ताकि अगर अगली बार से जब वो रेप उनके साथ हो तो वो प्रेग्नेंट ना हो। ये जो डेंजर सिचुएशन उनकी लाइफ पे या उनकी फैमिली पे है वो जो है वो उजागर ना हो, क्योंकि अब तक उन्होंने ना तो अपने पति को ना ही किसी और को इस बारे में भनक लगने दी। उनके इस चुप्पी की वजह से दिन ब दिन जो है वो मन बढ़ता जा रहा था बबलू यादव उर्फ मृत्युंजय यादव का, और अब जो है वो इस मुकाम पे वो पहुंच चुका था जहां उसने चंपा विश्वास की मां पद्मा रानी विश्वास, जो कि वेस्ट बंगाल से चल के आई थी इनके साथ रहने, कुछ देखभाल करने के लिए चंपा विश्वास की, क्योंकि इनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, उनके साथ भी उसने बदतमीजी की। एक बार वो घर में घुसा और उनको हक कर लिया, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और तब इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए कुछ उनको सेंस हुआ पद्मा रानी विश्वास को कि मतलब चीजें सही नहीं चल रही हैं। तो उन्होंने जो विश्वास दंपति हैं, बीबी विश्वास और चंपा विश्वास, उनको ये एडवाइस किया कि आप ये जगह छोड़ दो, ये नौकरी छोड़ दो और वापस चले जाओ। चंपा विश्वास बबलू यादव के लिए ऐसी हो गई थी जैसे एक बच्चे के लिए एक खिलौना होता है। अब वो उनके साथ जब चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे करता था। इनफैक्ट वो रात में उनके घर तक में घुस जाता था। मतलब इंसिडेंट्स ऐसे ऐसे हैं जिसका जिक्र किया है चंपा विश्वास ने अपने स्टेटमेंट्स में। मैं एक आधा आपको बताता हूँ। वो जिक्र करती हैं कि एक बार जब वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी, तभी मृत्युंजय यादव जो है वो घर में घुसता है और उन्हें इस बात के लिए फोर्स करता है कि वो कमरे से बाहर आए और जो उनकी स्टडी रूम है, जो स्टडी रूम था उनका, वहां पे जाके वो उनका शारीरिक शोषण करता है। उसी वक्त जो है वो पति की नींद खुल जाती है, यानी बीबी विश्वास की नींद खुल जाती है, लेकिन क्योंकि उस वक्त उनके कमरे के दरवाजे को जो है वो सोफे से ब्लॉक करके रखा था मृत्युंजय ने, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाते और मृत्युंजय जो है वो भागने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद जो है वो चंपा विश्वास वो उन्होंने बताया था कि ये जो है वो मृत्युंजय का काम है। ये सारी चीज़ें जो है वो तब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की जब ये घटना हुई थी, ये बाद में जब ये राज खुला तब उन्होंने डिस्क्लोज किया। राज कैसे खुला इसका, कैसे पति को पता चला, बीबी विश्वास को पता चला, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले बाकी कुछ और पहलू हैं इस पूरे मामले के, उसको भी देखते हैं। अब चंपा विश्वास के साथ तो हो ही रहा था शारीरिक शोषण, उनकी माँ के साथ भी ये चीज़ें हो चुकी थी। जो दो मेड्स थी, रीटा और शेफाली, उनका भी शारीरिक शोषण चल रहा था। मतलब जो गार्ड थे मृत्युंजय के, वो ये सब करते थे। मृत्युंजय भी उनको प्रेग्नेंट कर चुका था। एक तरीके से वो लोग भी दहशत में ही जी रहे थे और इसीलिए वो वही कर रहे थे जो मृत्युंजय उनसे करवाना चाहता था। तो ये सब तो इनके साथ तो चल ही रहा था। अब जो अगली शिकार बनी वो बीबी विश्वास की जो भतीजी थी कल्याणी, जिसका नाम था, वो बनी। कल्याणी को जो वेस्ट बंगाल जब वो गया था मृत्युंजय, तो देखा था मृत्युंजय ने उसको और उसको भाग गई थी। उसके बाद उसने हावड़ा में ही 2 बार उसके साथ रेप किया। उसके दोस्त भी मौजूद थे जिन्होंने कल्याणी के साथ रेप किया। उसके बाद जब कल्याणी चंपा विश्वास के साथ आकर रहने लगी तो यहाँ भी उसके साथ रेप होना शुरू हो गया। अब एक ही घर में, एक ही कैंपस में, मतलब ये रेप का सिलसिला जो है वो लगातार चलने लगा। मेड्स के भी रेप हो रहे हैं, कल्याणी का भी रेप हो रहा है, चंपा का भी रेप हो रहा है। कल्याणी का भी 2 बार अबॉर्शन कराया गया, उसके अलावा मेड्स का भी अबॉर्शन कराया गया। मतलब ये सब कुछ चल रहा था। साथ ही साथ एक कॉन्स्पिरेसी और चल रही थी। मेड्स के जरिए जो है मृत्युंजय जो है वो बीबी विश्वास को कुछ ऐसी दवाइयां
खाने में मिक्स करके दिलवा रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाए, उसकी शारीरिक मानसिक जो भी है, मतलब वैसे ही उम्र तो काफ़ी बड़ी रही थी, ताकि वो और ख़राब हो जाए और धीरे धीरे वो आदमी जो है वो ख़त्म होने की कगार पे पहुंच जाए। इस बात का शक हुआ चंपा विश्वास को, जिसके बाद उन्होंने कन्फ्रंट भी किया अपने मेड्स को, और बाद में उनको ये बात पता चली कि हाँ ये बात सच है, वो दवाई मिला रही थी शेफाली, और रीटा जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी मजबूरी बताते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या है। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग या दुखद, मैं बोलना चाहूँगा, एक दुखद घटना घटी कि एक टीचर आते थे, राजेश नाम से टीचर आते थे, राजेश कुमार सिंह, वो पढ़ाने आते थे चंपा के बच्चों को। वो जब उन्होंने कुछ हरकतें देखी, मृत्युंजय का आना जाना, एक दो बार मृत्युंजय ने उनको कुछ कहा सुना, धमकाया भी, तो उन्होंने पढ़ाने आना बंद कर दिया। इसके बाद एक अवध किशोर सिन्हा एक टीचर थे, वो आना शुरू हुए, और उन्होंने भी थोड़ा बहुत देखा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन उनकी सांठगांठ हो गई मृत्युंजय से। मृत्युंजय ने उनको अपने पावर से, पैसे से, या जैसे भी कहें, एक तरीके से खरीद लिया, और एक तरीके से वो पहरेदार बन गए। अब वो पहरेदारी करने लगे, मतलब वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पहरेदारी करते थे, कहीं कोई आ ना जाए, जब तक कि मृत्युंजय जो है वो अंदर अपने काम में लगा रहता था। और इसी वजह से एक बार जब वो वक्त से पहले आ गए बीबी विश्वास अपने घर पे, और उस समय मृत्युंजय जो है वो चंपा विश्वास के साथ कमरे के अंदर लगा हुआ था, तो ये जो टीचर साहब थे उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, जिससे मृत्युंजय को मौका मिला कि वो भाग सके। तो मतलब ये सारी चीजें चल रही थी। ये चलते चलते 2 लंबे साल गुजर गए। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये मामला खुला कैसे। मतलब 2 साल तक ये चीजें चली, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो चंपा विश्वास अपने पति और अपने परिवार को बचाने के लिए, मतलब ये सब कुछ सहती आ रही थी, उनका परिवार सहता आ रहा था, वो ये बात बताने को मजबूर हो गए। मतलब कहने को तो 2 साल तक किसी को कुछ पता नहीं चला, बीबी विश्वास को भी कुछ पता नहीं चला, बट बीबी विश्वास को कुछ हिंट, कुछ जानकारियां पहले भी मिली थी। जैसे अगर एक हिंट की बात करें तो नवंबर 1996 में उन्होंने एक बार खुद अपनी आंखों से मृत्युंजय को देखा था। मतलब जब वो चंपा विश्वास के साथ बैठा था, कुछ इस आपत्तिजनक अवस्था में बैठा था जैसे कि कोई कपल बैठते हैं। जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से बात की, उनको समझाया, उनको मना किया कि वो मृत्युंजय और उनकी माताजी जो है उनसे दूरी बना के रहें। हालांकि तब भी चंपा विश्वास ने उनको ये बात नहीं बताई कि मैं ऐसा डर की वजह से कर रही हूँ। साथ ही एक बार ड्राइवर ने उन्हें ये बताया था कि जब वो बाहर जा रहा था, पटना से बाहर जा रहा था मृत्युंजय यादव, तो ये छोड़ने गई थी चंपा विश्वास अपने बच्चे के साथ। ड्राइवर ही लेके गया था, साथ ही ड्राइवर ही लेके जाता था मेडिकल स्टोर पे, वहां पे। तब इस बात का उसने नहीं बताया था कि वहां मेडिकल स्टोर पे क्या होता है नहीं होता है। तो कुछ भनक थी। साथ ही एक और ऐसी भनक भी थी कि एक बार जब वो जल्दी घर वापस आ गए थे तो बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोला गया था। मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो उनको हिंट मिल रहे थे, बट उनको फाइनली उस दिन ये बात पता लगी जिस दिन वो घर आए और उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो खिलौनों से जो है बम और बंदूक बना रहे। पूछने पर वो बच्चों ने उनको बताया कि दरअसल वो मृत्युंजय को मारना चाहते हैं क्योंकि वो उनकी माँ के साथ कुछ तो कर रहा है। अब यहाँ पे जो है वो कन्फ्रंट करने की बात आती है, और उस कन्फ्रंटेशन में जो है वो चंपा विश्वास टूट पड़ती हैं और एक एक करके वो सारी कहानी, सारी बातें अपने पति को बता देती हैं। अब जैसे ही ये बात उनको पता चलती है, मतलब इनके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मतलब एक आईएएस ऑफिसर जो कि इतना पावरफुल होता है, उसके खुद के फैमिली में लोग 2 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं, वो भी इस कदर, और उनको इस बात की भनक भी नहीं है। हालांकि जब उनको इस बात का पता भी चला तो वो कुछ करने की स्थिति में फिलहाल नहीं आ पाए, क्योंकि उस वक्त बिहार में सरकार थी आरजेडी की। वो आरजेडी जिसके सत्ता में रहते हुए उसके खुद के लोग मतलब बहुत ज्यादा क्राइम करते थे। मतलब क्राइम आम बात थी, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो। मतलब जंगल राज ऐसे ही नहीं बोला जाता था। खैर, अब बात उन्होंने जो
सोची कि इसको मैं क्या करूं नहीं करूं। पुलिस वालों तक पहुंचने की कोशिश की बट वो नहीं पहुंच पाए, या चीज़ें उनको उनके सर्कल में जो भी एक आधे लोगों से उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया, उन्होंने मना किया कि ये चीज़ तुम्हारे अगेंस्ट जा सकती है और तुम्हारे फैमिली को और नुकसान दे सकती है। तो इसके बाद अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो उनके पास ये ऑप्शन बचा कि वो उन्होंने सीधा इस मामले की जो मामले में एक पत्र लिखा जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स को। साथ ही साथ उन्होंने जो तत्कालीन राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी, उनको इस बात की सूचना दी कि मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ हुआ है, प्लीज इस मामले में कुछ कीजिए। सुंदरलाल भंडारी जी ने ये बात जो है वो गृह मंत्रालय को बोली और उन्होंने जो है साथ ही रिक्वेस्ट किया कि इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि बात आईएएस अफसर के परिवार की है। मतलब अगर आईएएस अफसर का परिवार सेफ नहीं है तो आम जनता की क्या ही बात की जा सकती है। एनीवे, उसके बाद जो है वो पटना पुलिस जो है जिस वक्त ये चीजें हो रही थी तब तक डर की वजह से, क्योंकि जैसे ही इस फैमिली ने डिसाइड किया कि हम अब एफआईआर दर्ज करेंगे, इस मामले में लड़ेंगे, इनको धमकियां मिलने शुरू हो गई। मृत्युंजय और उसके लोग, हेमलता यादव और उनके जो भी जानने वाले बाहुबली जो भी लोग थे, वो उनको डराने धमकाने लगे, जिसकी वजह से उनको दिल्ली जाना पड़ा। और दिल्ली में भी उन लोगों को कम से कम 20 से ज्यादा घर बदलने पड़े, मतलब वो छुप के रह रहे थे। वहां पे जो है वो एक राजौरी गार्डन के पुलिस स्टेशन में पटना से पुलिस टीम जाती है। वहां पे जो है एक आशा देवी आई थिंक नाम है, जो एसआई थी, उन्होंने इस पूरे मामले पे जो है वो कंप्लेन दर्ज की और मामले की जांच करने की बात की गई। अब बात करते हैं कि ये पूरा मैटर पब्लिक और मीडिया में आया कैसे। तो इसका श्रेय जो है वो सबसे ज्यादा भाजपा के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको यह श्रेय दिया जाना चाहिए, जिन्होंने 8 अगस्त 1998 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने चंपा विश्वास के उस लेटर को साझा किया जो उन्होंने ह्यूमन राइट्स को लिखा था, जो उन्होंने राज्यपाल को लिखा था। और ये बात कही पब्लिक के सामने कि अगर बिहार में आईएएस का परिवार सुरक्षित नहीं है तो भला कौन सुरक्षित रह सकता है। उसके बाद जो है 19 अगस्त को चंपा विश्वास और उनके पति ने दिल्ली में राजौरी गार्डन के एक पुलिस स्टेशन में उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज करवाई, और जिसके बाद सेक्शन 376 और 506 के तहत धाराएं दर्ज की गई और जहां मतलब जांच शुरू कर दी गई, ढूंढना शुरू कर दिया गया और मृत्युंजय की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन 2 महीनों तक उनकी मां जो है वो गायब हो गई, और हालांकि 2 महीने बाद उनको भी सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद लोअर कोर्ट ने जहां 10 साल की सजा सुनाई मृत्युंजय को, वहीं 3 साल 120 दिन की सजा सुनाई उनकी मां हेमलता यादव को। हालांकि चीज़ें मतलब तब बहुत फेमस हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद बिहार झारखंड अलग हो गया, झारखंड कैडर मिला बीवी विश्वास को, वो वहाँ से झारखंड चले गए, जहाँ रांची में सन 2002 में जो है वो एक राज हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनकी किडनी फेलियर से मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पत्नी एक गुमनाम जीवन जीने लगी। खैर, अब बात करते हैं, ये चीज़ें चलती रही, बहुत सारी चीज़ें चली, लेकिन सन 2010 में जब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया, जो कि मतलब अपील करी गई थी हाई कोर्ट में मृत्युंजय और उनकी मां द्वारा, तो वहां पे एकदम ही यूटर्न डिसीजन आया जब हाई कोर्ट ने मां और बेटे दोनों को बरी कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था सरकार के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो इस पूरे मामले में विक्टिम मान के चल रहे थे, मतलब बीवी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास को। हालांकि हाई कोर्ट के इस मैटर को रिजेक्ट करने के भी अपने कारण थे। जैसे एक बहुत बड़ा कारण था कि चंपा विश्वास ने आरोप लगाया था कि मृत्युंजय के अलावा राजद सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी उनका रेप किया है, जो कि मतलब किसी भी एंगल से ये प्रूव करने वाली बात नहीं साबित हो पाई, किसी भी एंगल से ये हो नहीं पाया, और ये कहीं ना कहीं एक मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा, उनके खुद के बयानों में बहुत सारे जो लूप होल्स थे। जैसे उन्होंने एक बयान दिया कि हेमलता यादव चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो शादी कर ले चंपा से,
जबकि ये किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहती थी तो एक माँ अपने बेटे से फिर उस औरत का क्यों रेप करवाना चाहेंगी जो ऑलरेडी शादीशुदा है और जिसको वो बहू बनाना चाहती है। साथ ही मतलब वो एक साधारण मैट्रिक पास लड़की थी, जबकि बेटा जो था उनका हेमलता का वो बहुत पढ़ा लिखा था। तो मतलब ये कैसे मुमकिन था, ये चीजें फिट नहीं हो रही थी। साथ ही साथ कोर्ट को एक और बात बहुत खटकी थी कि जो बयान दिया था चंपा विश्वास ने उस रात के वाकये के बारे में, जिस रात फोर्स किया था मृत्युंजय ने कि वो अपने पति और बच्चों को बेडरूम में सोता हुआ छोड़कर उसके साथ स्टडी रूम में रोमांस करे, वो वाले वाक्य को जब उन्होंने बोला था तो उसमें उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था पहले इनिशियली कि उनका पति जो है वो रूम में था। वो क्रॉस जो क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें ये चीज निकल के आई थी कि पति बेडरूम में था। और मतलब कोर्ट को भी ये काफी खटकी थी चीजें कि ऐसे कैसे, मतलब आप पति रूम में है और वो आपको छोड़ के चली गई और चीजें हो गई। उस समय आप मतलब इस चीज का विरोध कर सकती थी और शायद ये चीज घटित नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और जो चीज उनको खटकी थी वो ये थी कि खुद बीवी विश्वास ने भी कुछ खास देखा नहीं था। मतलब उन्होंने भी चीजें सुनी थी, जैसे उनकी पत्नी ने उन्हें बताया था कि मृत्युंजय उनके साथ गलत कर रहा था, 2 सालों से वीडियोस बना लिए थे, धमका रहा था। इसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर था जो मतलब जो पचा नहीं पा रहे थे हाई कोर्ट वाले, कि अगर मृत्युंजय को ऐसा करना ही था चंपा के साथ, और चूंकि माँ भी इस बात से वाकिफ थी और इल्जाम तो ये है कि वो उसमें शरीक थी, तो उन लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर पहले क्यों यूज किया, बाद में फिर वो चंपा का घर क्यों यूज कर रहे थे, जब अगर वहां पे उतना खतरा था, चीजें थी, वो बार बार क्यों खतरा मोल ले रहे थे। मतलब बगल में उनका भी अपना क्वार्टर था, वहां भी चंपा को बुलाया जा सकता था। कोर्ट को इसके अलावा एक और बात खटकी थी कि इन दंपति ने जो है बताया था कि जुलाई 1997 में उन लोगों ने धमकाया था, तो मृत्युंजय चला गया था वापस। मतलब इन्होंने धमकाया था बीवी विश्वास ने कि दिखना मत, मेरे इधर आना मत, तो वो चला गया था। यानी कि अगर वो धमकाने पे चला गया था तो इसका मतलब है कि वो इतना भी पावरफुल नहीं था जितना कि उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में ये मतलब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि क्या सच में उसने इतना डराया था, धमकाया था कि चंपा को उन सारे कृत्यों से गुजरना पड़े जो उन्होंने बयान दिए थे। मतलब ये एक बहुत बड़ी शक की वजह थी इस पूरे मामले में, जिसने कहीं ना कहीं इस केस को वीक किया था। साथ ही साथ फोन पे बात करना, इतने समय तक चुप रहना, पूरे परिवार के लोगों के साथ चीजें हो रही हैं, अबॉर्शन हो रहा है, फिर भी इस बात की भनक नहीं लगने देना। मतलब 95 से 97 तक ये चीजें चली, फिर भी 98 में 1 साल बाद जाके रिपोर्ट लिखाना, ये बहुत सारे जो लूप होल्स थे ना, वो कहीं ना कहीं जो है वो खिलाफ चले गए और चंपा विश्वास का ये केस जो है वो हाई कोर्ट में जाके रिजेक्ट हो गया और हेमलता यादव और उनका बेटा दोनों बरी हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चंपा विश्वास ने ये आरोप लगाए होंगे। तो इसका जो सीधा तर्क दिया जाता है उसके बहुत सारे पहलू हैं। एक तो वो सच में प्यार करती थी मृत्युंजय से, इसीलिए 2 साल तक जो भी कुछ उनके बीच चला वो सब कुछ मर्जी से चला। साथ ही ये भी कि जो उनके पति थे बीवी विश्वास, उन्होंने बहुत सारी अनियमित छुट्टी ली थी और क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हेमलता यादव उन पे कार्यवाही करे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को मोहरा बनाया और मतलब ये सब कुछ मामला डिसॉल्व करने की कोशिश की। साथ ही उन पे गड़बड़ी का भी आरोप था, कुछ भर्तियां हुई थी उसमें उन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी, उनका भी मतलब उस मामले में भी उन पे आरोप थे, जिसकी वजह से ये पूरा शतरंज रचा गया। हालांकि क्या सच है क्या झूठ ये पूरी तरीके से किसी के लिए भी कभी साफ नहीं हो पाए। एनीवे, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, और क्या मैंने इस पूरे कहानी में जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ यूनिक और कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा जो आपने नहीं सुने होंगे, तो क्या मैंने ऐसा किया या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।